सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। उसकी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और आज मैं आपको ये जो टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन, इसका अपन शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे पूरा। और इसमें जो डेरिवेशन है विच इज जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की जो डेरिवेशन है उसको भी करेंगे और मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, और जितना अपना डेरिवेशन के लिए सफिशिएंट है मैं उतना तो लगभग अपन समझ लेंगे। काफी कुछ है ना, लगभग पूरा टॉपिक अपन ही समझेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं। कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा हीट इंजन था। जनरल अपने को हीट इंजन पता है कैसा होता है। हीट इंजन को अगर मैं जनरल देखूं तो कैसा काम करता है। मान लो ये हीट इंजन का मैं एक रफ डायग्राम बना लो। हीट इंजन है, यहाँ से ये सोर्स होता है। ये क्या होता है, अपना सोर्स होता है जो हाई टेम्परेचर पे होता है, इसका टेम्परेचर हाई होता है। और यहाँ सिंक होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है। और यहां से अब क्या होता है, सोर्स से इसको टेम्परेचर मिलता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। ठीक है, जिससे ये W अमाउंट ऑफ वर्क करेगा अपना इंजन, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक में चली जाएगी। सारी यूज नहीं हो पाती ना, सारी वर्क में कन्वर्ट तो नहीं हो सकती। ठीक है, जितनी 100% हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो है ना, ऑब्वियसली वेस्ट तो होगी ना कुछ हीट, तो 100% वर्क में कैसे कन्वर्ट होगी। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपनी वेस्ट होगी, सिंक में चली जाती है। डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी, कभी सिंक में चली जाती है जिसका टेम्परेचर कम होता है। ये जनरल हीट इंजन होता है। ये क्या होता है, हीट इंजन। मैं कार्नोट नहीं कह रहा हूँ, हीट इंजन कह रहा हूँ उसको। अब कार्नोट हीट इंजन का भी बेसिक प्रिंसिपल यही होता है, है ना, कहने का मतलब वो भी हीट इंजन ही होता है, कहने का ये मतलब है। लेकिन वो क्या काम करता है, आइडियलाइज्ड कंडीशंस पे काम करता है। जैसे कि सोर्स और सिंक की इनफाइनाइट कैपेसिटी होगी। यहाँ पे कुछ जैसे हम जो यूज भी करेंगे सिलेंडर वगैरह, पिस्टन वगैरह, उनमें कुछ फ्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देखो सोर्स की और सिंक की कार्नोट साइकिल में, कार्नोट इंजन में इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। मतलब ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे सकता है, ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट कर सकता है सिंक अपने अंदर। इनफाइनाइट कैपेसिटी वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। 100% एफिशिएंट वर्क डन में कन्वर्ट होता है। और वो तो है ही, क्योंकि इसमें सारी चीजें आइडियलाइज हम लेके चलते हैं। और एक चीज ये भी कहते हैं यहाँ पे कि जो सिलेंडर वगैरह, पिस्टन वगैरह जो मैं भी बना के बताऊंगा आपको, वो उनमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता। अब हम शुरू कर सारी आइडियलाइज कंडीशन से लेके चलते हैं अपन। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल समझा देता हूँ। इसका अपन ग्राफ भी बनाएंगे। पहले अपन इसका मैं बेसिक प्रिंसिपल आपको उसका बता देता हूँ, इसका कार्नोट हीट इंजन का। ये मैंने एक जनरल हीट इंजन बनाया, अब इसको अपन इसको समझाया, अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं, इसका कार्नोट हीट इंजन का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक सेटअप बना लेता हूँ। ये मेरा एक सेटअप है ना, इस तरह का। अब इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। अब चार प्रोसेस देखो, कोई भी ना जो इंजन काम करता है ना, वो साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। कोई भी इंजन हमारा साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। उसका मतलब उसकी ग्राफ में अगर आपको बना के बताऊंगा, जैसे यहाँ पे हीट आ रही है, वर्क हो रहा है, हीट फिर नीचे सिंक में जा रही है, वापस से प्रोसेस रिपीट होगी, तो एक साइकिल बनती है कोई भी हीट इंजन जब काम करता है। ऐसे यहाँ पे चार प्रोसेस होती है, चार प्रोसेस की मदद से एक साइकिल बनती है जिससे ये इंजन काम करता है। मतलब इसमें चार प्रोसेस से मिलकर ये इंजन काम करता है। तो चारों प्रोसेस को मैं आपको इन सेटअप्स की मदद से बताऊंगा। पहला अपना जो सेटअप है वो इस तरह रहता है। और यहाँ पे जो हम प्रोसेस कराते हैं वो होती है आइसोथर्मल एक्सपांशन। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांशन की अपनी प्रोसेस होती है। यहाँ पे एक्सपांशन होता है। ये पिस्टन है अपना, ये पिस्टन है। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, इसके नीचे ये क्या होता है, इसके नीचे मान लो सोर्स है, ये सोर्स है, इसके नीचे इसको अपन ने सोर्स पे रखा है। ये सिस्टम को हमने जो सेटअप है, सेटअप को मैंने सोर्स के ऊपर रखा है। और सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब सोर्स से इसको हीट मिल रही है। हीट मिलने से क्या होता है, एक्सपांशन होता है। तो इसके अंदर मान लो कुछ वर्किंग सब्सटेंस होगा, गैस वगैरह, तो वो एक्सपांड होगी। क्या होगी, अगर मान लो कोई वर्किंग सब्सटेंस होगी इसके अंदर, तो क्या होगी, एक्सपांड होगा। ये एक्सपांड होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपांशन देखने को मिलेगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और मैंने क्यों इसको एक्सपांशन कहा है, जैसे उसको हीट भले मिल भी रही है और जो होता है एक्सपांशन हो रहा है। और अपन ने पढ़ा है कभी भी एक्सपांशन होता है गैसेस का तो हीट टेम्परेचर कम होता है, और कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर मिल रहा है उतना ही एक्सपांड होने में यूज हो जा रहा है, मतलब उतना ही एक्सपांड होकर कम नहीं हो जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मतलब टेम्परेचर, नेट टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे। इसलिए हम उसको आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। और एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन, और आइसोथर्मल ही हो रहा है तो आइसोथर्मल। तो ये अपनी पहली स्टेप होती है, विच इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। दूसरी स्टेप में ये सेटअप बना लेते हैं। और अब मैं इसको किसके ऊपर रखूंगा, इसको मैं मतलब एक आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर रखूंगा। किसके ऊपर, आइसोलेटेड स्टैंड। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आइसोलेटेड स्टैंड।
मैं थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, बट मैं आपको बोल के बताता हूँ। ये मैंने लिखा है आइसोलेटेड स्टैंड। एक आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर अगर मैं सेटअप को रखूं तब क्या होगा। अब मैं पिस्टन फिर से बना लेता हूं। ये दूसरी प्रोसेस का नाम होता है एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन। यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, अब ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं होता चेंज। आइसोथर्मल में टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो होता है, चेंज इन टेम्परेचर कुछ नहीं होता। इसमें हीट का कुछ चेंज नहीं हो पाता। मतलब एडियाबेटिक क्या होती है, इसमें कुछ मतलब ऐसा होगा आइसोलेटेड स्टैंड पे अपन ने रखा है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो होता है ना, वो सब जैसे अपने थर्मस वगैरह उसके एग्जाम्पल अपन एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे तो सिनेरियो अलग है। मतलब यहाँ पे प्रोसेस एडियाबेटिक ही है, बस यहाँ पे एक्सपांशन होगा एडियाबेटिक। ये पिस्टन है अपना, इसका वर्किंग सब्सटेंस होगा। अब यहाँ पे जो होगी ना प्रोसेस, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। मतलब इसका एक्सपांशन तो होगा बट एडियाबेटिक तरीके से होगा। ठीक है, इसका एक्सपांशन होगा यहाँ पे, बट इस तरह होगा कि यहां से ना कुछ ट्रांसफर ना हो हीट का, लेकिन इसका एक्सपांशन हमको देखने को मिलता है और इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रोसेस जैसे अब एक्सपांशन की दो हो गई है ना, समझ गया। सोर्स पे रखा मैंने, इसको टेम्परेचर देखे एक्सपांड करा दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि जितना टेम्परेचर मिल रहा है उतना एक्सपांड के कारण कम भी हो जा रहा है। एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको आइसोलेटेड स्टैंड पे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन। तीसरी होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, नाम से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, समझ में ये आ रहा है अपने को। इसको मैंने रख दिया सिंक के ऊपर। यहाँ पे जो मेरा सेटअप है वो सिंक के ऊपर रखा था। सिंक यानी जिसका सोर्स जिसका टेम्परेचर हाई हो, सिंक जिसका टेम्परेचर कम हो। यहाँ से यहाँ पे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होगा यानी पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। ये पिस्टन यहाँ पे क्या होगा, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा यहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। क्योंकि यहां से मैं टेम्परेचर कम करवा रहा हूं, यहां से मैं टेम्परेचर कम करवा रहा हूं, सिंक के ऊपर रखा है, इसका टेम्परेचर कम रहा होगा जो सेटअप है, लेकिन उतना ही मैं इसको कंप्रेस भी करा रहा हूं। कंप्रेस कराने से क्या होता है, गैसेस जब कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ गया और उतना ही यहाँ पे कम हो गया, सिंक पे कम हो गया और उतना ही यहाँ से बढ़ भी गया, तो नेट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। दैट्स व्हाई मैंने इसको आइसोथर्मल कहा। ये हो गई तीसरी प्रोसेस। अब बढ़ते हैं चौथी प्रोसेस की तरफ, जो की होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन। मैंने है ना, अगर आपको विजिबल ना हो तो मैंने एक से वही अपना सेटअप वही बना रहा हूं और नीचे मैंने लिखा एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब आगे चलते हैं, वही अपना ये बना लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन मतलब ये नीचे जाएगा, ये क्या जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा। अब मैंने इसको वापस किसके ऊपर रख दिया, मैंने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटिंग स्टैंड। मैंने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड जो यहाँ पे लिखा है ना, आइसोलेटेड स्टैंड, सॉरी आइसोलेटेड नहीं, ओ इंसुलेटेड नहीं, सॉरी आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड स्टैंड, आइसोलेटेड स्टैंड होगा। ठीक है, वो सही लिखा है, आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर मैंने रख दिया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो हो रहा है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफर हम नहीं करा सकते और इस तरह कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा लेकिन हीट का इसमें कोई ट्रांसफर नहीं देखने को मिलता, इसलिए हम इसको कहते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये मेरी चारों प्रोसेस हो गई कंप्लीट। ओके, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने आइसोलेटेड लिखा था उसकी जगह इंसुलेटिंग कर लीजिएगा, यानी नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग यानी नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे जो स्टैंड है वो नॉन कंडक्टिंग है, इधर भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्योंकि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे तो वैसे भी राइज होगा, कंप्रेशन है, बट यहाँ पे तो इसलिए राइज होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ पे मैं ये समझ सकता हूँ कि चार प्रोसेस हो गई यहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब ये चारों प्रोसेस हो गई। अब इन चारों प्रोसेस को लेके अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। अब समझ गए ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक नो हीट एक्सचेंज, है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बट कंप्रेशन होता है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन यहाँ पे भी कंप्रेशन होता है। तो ये चार प्रोसेस होती है। अब इन चारों प्रोसेस का यूज करके अपन एक ग्राफ बनाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। अब वो ग्राफ किस तरह होगा, वो ग्राफ, ये तो चलो अपन ने कंसेप्ट समझा कार्नोट के पीछे का, अब अपन एक ग्राफ बनाएंगे। अब देखिएगा अब वो ग्राफ कैसा रहेगा।
वो ग्राफ ऐसा रहेगा कि उसमें पीवीटी जो पीवी अपन ग्राफ बनाने वाले हैं अभी कुछ इस तरह, पीवी का ग्राफ पीवी डायग्राम अपन बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा यानी ऐसे होगा, ऐसा यानी आप देख रहे हो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आगे जा रहा है ना ग्राफ, आगे यानी वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे आगे यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर क्या होगा, अब एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, तो यहां पे हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक वॉल्यूम फिर से बढ़ ही रहा है ना, एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। फिर क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन फिर से पीछे। अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब है ग्राफ पीछे आएगा, कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम है ना ग्राफ पीछे आएगा, पीछे और पीछे आएगा मतलब वॉल्यूम कम होगा, कुछ इस तरह होगा, इस तरह अपना ग्राफ बन जाएगा। और ये बन गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये हो गया अपना एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां एक्सपांशन हुआ था वहां यहाँ पे एक्सपांशन हुआ था तो प्रेशर कम हो रहा है। देखो वाई एक्सिस के लिए नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, प्रेशर कम होगा भाई, एक्सपांशन होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो ये पूरा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे जो इनिशियल सबसे पहला पॉइंट है, वहां पे जो सिनेरियो था उस सिनेरियो में टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर P1 ले रहे हैं, वॉल्यूम V1 ले रहे हैं और टेम्परेचर को T1 ले रहे हैं। अब ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, इनिशियल में जो कंडीशंस थी ये पूरा जब पहली स्टेप कंप्लीट हुई तो फाइनल में प्रेशर भी चेंज हो गया होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांशन था। उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम में फिर चेंज आएगा, P3 V3, और एडियाबैटिक था तो उससे क्या फर्क, टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है। अब फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे आइसोथर्मल है तो P4 V4 और T2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद तो 1 2 3 तीन प्रोसेस के लिए लिख लिया अपन ने, चारों प्रोसेस के लिए लिख लिया, नहीं चौथा तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। ये चार को अपने को इस तरह लिखना होता है। अपन आगे चलते हैं, ये चार मैंने लिख लिए, अब मैं आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको। अब चारों के लिए, अब पहली क्या थी, आइसोथर्मल एक्सपांशन थी, तो आइसोथर्मल के लिए मैं लिख सकता हूं ना, पीवी इज इक्वल टू, पीवी कांस्टेंट रहता है, आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआर तो कांस्टेंट रहता है, टीबी यहाँ पे कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट रहता है, तो इस पूरे के लिए मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। ये ग्राफ को अपन थोड़ा सही से बना लेते हैं, लाइक कुछ इस तरह। ये इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, तो ये बन गया। ओके, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये ग्राफ अपना कुछ इस तरह था, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन थी तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होगा, टेम्परेचर T2 का T2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चौथी प्रोसेस के लिए लिख लिया और पहली के लिए तो लिखा ही हुआ है, तो इस तरह। और आइसोथर्मल के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, ये इसके लिए। फिर दूसरी एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक के लिए होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएगी एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 P3 V3 की पावर गामा। अब ये वाले देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। आगे चलते हैं, ये आ जाएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो वापस ये वाली इक्वेशन आएगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर P3 और P4 है, तो P3 और वॉल्यूम यहाँ पे V3 है, और यहाँ पे P4 V4 इस तरह हो जाएगी। जो यहाँ पे लिखे हुए ना इसके लिए मैं उतनी रेंज के लिए लिख रहा हूँ ना, सिर्फ आइसोथर्मल के लिए, तो P3 P4 V3 V4 इस तरह। अब आखिरी एडियाबैटिक के लिए लिख रहे हैं, तो P4 V4 की पावर गामा ये, और ऊपर तक जाना है P1 V1 की पावर गामा, ये चारों मैंने लिख ली, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो, कोई भी जो इंजन होता है वो कितना काम अच्छा कर पाता है उसको बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है उसको ईटा से डिनोट किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन।
तो एफिशिएंसी होती है जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 अपना लो टेम्परेचर होता है सिंक वाला और T1 हाई टेम्परेचर होता है सोर्स वाला। तो इसी फॉर्मूले को अपने को डिराइव करना है, वो अपन शुरू कर रहे हैं। तो ये चार फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। उसके लिए जो चारों मेरी प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन है। तो पहली प्रोसेस के लिए मैं क्या वर्कडन लिखूंगा, ये इतने के लिए मैं वर्कडन लिखने वाला हूं। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है वर्कडन, एनआर जो टेम्परेचर रहा है यहाँ पे T1, एनआर T1 ln, और कौन सा वॉल्यूम रहा, फाइनल वॉल्यूम V2 था और इनिशियल था V1। तो ये मेरा फॉर्मूला रहा पहली के लिए। दूसरी वाली प्रोसेस क्या थी अपनी, एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब यहाँ पे एनआर और डेल्टा टी, यहाँ पे क्या फाइनल टेम्परेचर था T2 माइनस T1, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ओके। अब वर्क 3, अब जो थर्ड वर्क डन है अपना वो किस, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वापस एनआर और यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 ln, फाइनल टेम्परेचर मेरा क्या, फाइनल वॉल्यूम V4 है और इनिशियल है V3, है ना। फाइनल ये बाद वाला और इनिशियल यहाँ पे फाइनल मैंने V2 लिया था, यहाँ V1 ऊपर जो किया था, है ना। क्योंकि फाइनल बाद वाला लेंगे तो ये V2 था, इधर बाद वाला इधर V1 था, और यहाँ पे बाद वाला V4 था, पहले वाला V3 था, और जो लास्ट वाला W4 है वो हो जाएगा अपना, वो वापस एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, एनआर फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे जो है T1 है माइनस जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है अपना T2 अपॉन 1 माइनस गामा। ये हो गया। अब जो मेरा वर्क 1 है और वर्क 4 है, अब मैं उनको कैसे कर सकता हूं, वर्क 1 और वर्क 3। यहाँ पे वर्क 2 से देखो, आप वर्क 2 और वर्क 4 को देखो तो ये एक दूसरे के नेगेटिव है। कैसे, अगर मैं यहाँ से किसी एक से मैं टेम्परेचर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, मैं वर्क 4 से माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, एनआर T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का W2। तो आप देख सकते हो W2 और W4 एक दूसरे के नेगेटिव है। तो इन चारों प्रोसेस का मिलाकर जो नेट वर्क डन होगा, वर्क डन जो नेट रहा होगा वो नेट क्या रहा होगा, वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस वर्क 4। अब यहाँ पे वर्क 2 और वर्क 4 तो एक दूसरे के नेगेटिव है, तो मैं वर्क 4 में यहाँ पे वर्क 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3, वर्क 4 की जगह माइनस का वर्क 2 लिख सकता हूँ, है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वर्क 2 से वर्क 2 कट जाएगा, तो जो नेट वर्क डन है ना सिर्फ वर्क 1 प्लस वर्क 4 ही रहा होगा। और यहाँ पे पहले वर्क के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा क्यू, यहाँ पे जो हीट हमने दी होगी, यहाँ पे स्टार्ट करा होगा फर्स्ट से, तो जो मैंने हीट दी होगी तो वो किस फॉर्म में, मैंने कुछ हीट दी होगी, स्टार्ट करा होगा यहाँ से, तो यहाँ पे हीट जो दी होगी वो क्या होता है कि Q इज इक्वल टू U प्लस वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे डेल्टा U और यहाँ पे वर्क डन कुछ इस तरह रहा होगा। अब डेल्टा U तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा U आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U 0 होता है, क्योंकि डेल्टा U क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ 0 होता है ना, तो डेल्टा U होता है एनसीवी डेल्टा टी। और यहाँ पे आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, तो डेल्टा U 0 होता है आइसोथर्मल में। ये मैंने आइसोथर्मल के लिए लिखा है, आइसोथर्मल। इसलिए जो अपना जो Q सप्लाई की गई होगी स्टार्टिंग में वो पूरी की पूरी वर्क, यहाँ पे जो वर्क डन किया गया होगा उसमें कन्वर्ट हुई होगी, वर्क डन। और ये कौन सा वाला वर्क डन है, ये जो मेरा वर्क डन है फर्स्ट वाला वर्क डन है, वर्क 1। तो Q सप्लाई, क्योंकि पहली वाली की बात कर रहा हूं मैं, और डेल्टा U पहले वाले के लिए तो 0 है, तो उसके लिए वर्क 1 के बराबर हो जाएगा। अब अपन आगे की डेरिवेशन शुरू करते हैं। चार इक्वेशन को आप ध्यान रखना, ठीक है, इनको आगे अपना यूज है, ये अपन ने यूज कर ली, बाकी जो जो अभी यूज नहीं उनको फिलहाल के लिए अपन रफ कर देते हैं, है ना। अपन आगे जो करने वाले हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, शुरू करते हैं। चलो अब मेरा कोई ईटा का फॉर्मूला निकालना है। ईटा का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है कि भाई एफिशिएंसी, अब जनरल दिमाग कॉमन सेंस से सोचना, कोई भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, कितनी उसको मैंने हीट दी, उसने कितना उससे वर्क किया, तो कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय कितनी मैंने दी, तो वर्क डन उसने कितना किया डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड, उसने कितना काम किया डिवाइडेड बाय मैंने कितनी दी, तो भाई उसकी एफिशिएंसी पता चलेगी, ठीक है। तो ईटा, अब यहाँ पे जो वर्क डन उसके द्वारा किया गया नेट वर्क डन, अभी अपन ने निकाला था नेट वर्क डन किसके बराबर आया था, W1 प्लस W3 के, तो वो लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्क डन नेट लिखना है मुझे, तो नेट क्या था मेरा W1 प्लस W3 अपन क्यू सप्लाइड, और जो क्यू सप्लाइड थी फर्स्ट जो प्रोसेस के लिए जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया था, और यहाँ से ही तो मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने के लिए क्या हुआ था, डेल्टा यू यहाँ पे 0 हो गया था आइसोथर्मल के लिए, तो जो मेरा वर्क डन 1 था वही मेरी क्यू सप्लाइड के बराबर हो गया था, ये मैंने अभी आपको करके बताया। और जो क्यू लिखा था वो क्यू सप्लाइड था, क्योंकि पहली प्रोसेस के लिए था, और वर्क डन यही हो जाएगा अपना, ठीक है।
अब ईटा यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो वर्क वन से वर्क वन डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूँ, वर्क वन अपॉन वर्क वन प्लस वर्क थ्री अपॉन वर्क वन। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क थ्री अपॉन वर्क वन। आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा वन प्लस वर्क थ्री अपॉन वर्क वन। बस होने ही वाला है वर्क थ्री अपॉन वर्क वन। चलो ये मेरा यहां तक का फॉर्मूला आ गया। मैं वर्क थ्री और वर्क वन की वैल्यूज डाल देता हूं। ये इतना हो गया। अब हम क्या करें, इसको रफ कर देते हैं और बस आगे चलते हैं। अब वर्क थ्री और वर्क वन, अब जो ये दोनों जो वर्क डन है मेरे, कौन से वर्क डन है, ये मेरे दोनों आइसोथर्मल। सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इनके एलएचएस एलएचएस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल वाले प्रेशर प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P1 P2 P3 P4 और V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू P2 P3 P4 P1। ये भी एक तरह से P1 P2 P3 P4 लिखा हुआ है, V2 V3 की पावर गामा और V4 और V1 की पावर गामा, ये हो जाएगा, जिससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अब V2 की पावर गामा है और नीचे आ जाएगा ये वाला जो V2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा सारी चीज। ये बचा, देखो क्या बचा, V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू V2 V3 की पावर गामा V4 V1 की पावर गामा। अब यहाँ पे V2 की पावर गामा है तो नीचे आ जाएगा V1, नीचे आ जाएगा V2, तो V2 की पावर 1 नीचे आ जाएगी, इसकी V2 की पावर गामा अपॉन V2, तो V2 की पावर गामा -1। यहाँ पे V4 की पावर गामा, नीचे V4 आ जाएगा, V4 की पावर गामा -1। नीचे यहाँ पे V3 की पावर गामा -1 हो जाएगा, नीचे V3 आएगा तो यहाँ पे नीचे V1 आएगा तो V1 की पावर गामा -1। अब जब ऐसी चीजें हो जाती है, सेम पावर मल्टीप्लाई में डिफरेंट चीजें और ऊपर सेम पावर है, तो मैं नीचे वाले बेसिस को भी इक्वेट कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो मैथमेटिकली। तो मेरा V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4 आ गया। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं वैल्यू V1 V2 बाय V1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो V3 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V1, V3 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। ये मेरा क्या आ गया था, ओके। सो यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे जो ln V2 बाय V1 है वो यहाँ पे V3 बाय V4 आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, V3 बाय V4 और ये V2 बाय V1 आएगा नीचे, ठीक है। अभी कैसे, जैसे मेरा अभी ईटा लिखा था ना वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड, तो वर्क डन बाय क्यू सप्लाइड था, और वर्क डन अपन ने पढ़ा था नेट वर्क डन मेरा वर्क 1 प्लस वर्क 3 के बराबर था और क्यू सप्लाइड मेरा वर्क 1 के बराबर था। तो ये डिनोमिनेटर सेपरेट करने पे आ रहा था 1 प्लस W3 बाय W1। तो W3 तो अपना ये लिखाएगा ना, तो मैंने शायद पहले वो लिख दिया था गलती से, तो आप सही कर लीजिएगा nRT ln V3 बाय फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे फाइनल जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V4 ऊपर आएगा। ये क्या अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे V4 अपॉन V3, फाइनल टेम्परेचर V4 अपॉन नीचे इनिशियल V3, और ये क्या हो गया V2 बाय V1 हो गया, V2 बाय V1 हो गया फाइनल इसका। और नीचे कौन सा है ये वाला, तो V2 बाय V1 नीचे ठीक लिखा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ऊपर वर्क 3 लिखना है, नीचे वर्क 1 लिखना है, यहाँ पे मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना वर्क 4 अपॉन वर्क 3 और ये वर्क 2 अपॉन वर्क 1। यहाँ से अगर मैं इसको मैं क्या करूं 1 माइनस, मैं क्या कर देता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मुझे उसको ऊपर करना है V3 को ऊपर करना है तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो V3 बाय V4 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, अपॉन ln V2 बाय V3। अगर मेरे को पलटना था तो मैंने बाहर माइनस ले लिया तो पलट जाता है, ये मैथमेटिकली हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको अपन काटेंगे कैसे, वो अपन यहाँ से करने वाले हैं। मैंने V3 बाय V4 बराबर V2 बाय V1 कर लिया था, है ना। ये क्या था अपना V2 बाय V1 था, मैं मिस्टेक, ये V2 बाय V1 है, ये V2 बाय V1 है ना। तो ये क्या, इसको V3 बाय V4 V2 बाय V1 के मैं बराबर कर चुका हूं। बस मुझे क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो ln V3 बाय V1 बराबर मेरा हो जाएगा ln V2 बाय V1 के। तो ln V3 बाय V1 इज इक्वल टू हो गया ln V2 बाय V1, कैंसिल कर दो, ln V3 बाय V4 है, सॉरी यहाँ पे ln V3 बाय V4 बराबर हो गया ln V2 बाय V1, कैंसिल हो गया। अब अगर ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई तो क्या बचा, ये सॉरी मैंने ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, T1 भी तो था यहाँ पे, T1 T2, और यहाँ पे था अपना यहाँ पे T1 T2, तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया। और यहाँ पे मैंने इनको चेंज करा ना यहाँ पे, तो ऊपर वर्क 3 लिखा। अब ऊपर मैंने वर्क 3 लिखा था, 1 2 3, तीसरा वर्क डन लिखा था, तो तीसरे वर्क के लिए जो टेम्परेचर था वो तो T3 होगा ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहा होगा वो, सॉरी यहाँ पे T2 टेम्परेचर रहा होगा, T2,
तो यहाँ पे तीसरे वर्क डन के लिए कौन सा टेम्परेचर था, T2 कांस्टेंट वाला, और इसके लिए क्या था, T1 था कांस्टेंट वाला, नीचे ऊपर T2 था, नीचे T1 था, ऊपर T2 नीचे T1। T2 कौन सा, ये वाला वर्क 3 का, और वर्क 1 के लिए T1 कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा। तो ये T3 ऊपर कौन सा आ जाएगा, T2, और नीचे हो जाएगा T1। तो मेरा 1 माइनस T2/T1 आ गया, जहां पे जो मेरा T2 टेम्परेचर होता है वो लो वाला टेम्परेचर होता है, और T1 जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और सिंक वाला टेम्परेचर लो और T1 वाला हाई टेम्परेचर होता है। तो ये मेरा ईटा यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंप्लीट होती है डेरिवेशन और ये कांसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।